हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम एक बारी भी नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे एक लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट आराम से धीरे धीरे से कवर कराया है, ठीक है। और ये लेक्चर आप एग्जाम से पहले क्विक रिविजन के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, खाने को माउथ के थ्रू बकल कैविटी में लेते हैं। ये जो ओपनिंग आपको दिख रहा है, इस ओपनिंग को हम लोग माउथ बोलते हैं। उसके थ्रू हम लोग एक स्पेस में खाना को ले जाते हैं। उस स्पेस को बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से खाना गया इस बकल कैविटी या ओरल कैविटी में, उसके बाद इसोफेगस या फूड पाइप में चला गया, ठीक है। तो ये जो पाइप दिख रहा है आपको, इसे हम फूड पाइप बोलते हैं क्योंकि खाना इसमें जाएगा, इसलिए इसे हम फूड पाइप कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको इसोफेगस भी कहते हैं। अब खाना इसके बाद स्टमक वाले एरिया में जाएगा। स्टमक यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट, दैट इज ड्यूडेनम। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट आता है, दैट इज जेजुनम। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है जिसे हम इलियम बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट को हम लोग सीकम बोलते हैं। सीकम के बाद यहाँ से लेकर यहाँ पे सीकम खत्म होता है, इस जगह से लेकर पूरा ये पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट कहलाता है कोलोन। ये पार्ट सबसे लार्जेस्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज कोलोन। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज रेक्टम। उसके बाद जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो खाना हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उस खाना को हम लोग एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू एनस। तो एनस के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। क्लियर है डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिल सके भैया। हमारे बॉडी के सेल्स जैसे कि किडनी के सेल्स अपना फंक्शन कर रहे हैं, हार्ट के सेल्स अपना फंक्शन कर रहे हैं, लीवर के सेल्स अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो सबको फंक्शन करने के लिए एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी काम करता है, कोई भी सिस्टम, तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि बॉडी के ये सारे सेल्स को एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू गेट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर सेल्स। अब न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, जो खाना हम खा रहे हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या लिपिड। अभी आप फैट या लिपिड को एक समझो, ठीक है। तो क्या ऐसा भी है भैया कि खाना जो हम लोग खा रहे हैं उसमें नॉन न्यूट्रिएंट चीज़ भी प्रेजेंट हो, मतलब जो खाना खा रहे हैं उनमें कुछ ऐसा चीज़ भी प्रेजेंट हो जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। यस, विटामिन और मिनरल्स जो हम फूड के थ्रू लेते हैं वो हमें एनर्जी प्रदान नहीं करती शरीर में। तो भैया विटामिन और मिनरल्स ले क्यों रहे हैं जब हमें एनर्जी वो प्रोवाइड करती ही नहीं है। इसका और दूसरा फंक्शन होता है हमारे शरीर में, ये एंजाइम एक्टिवेशन में मदद करते हैं और भी दूसरे फंक्शंस होते हैं हमारे शरीर में। लेकिन आपको याद क्या करना है, आपको ये याद करना है कि विटामिन और मिनरल्स से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ये आपको याद करना है। क्लियर है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विटामिन और मिनरल्स नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, दैट इज़ कि हमें उससे एनर्जी नहीं मिलती। ये हमारे शरीर में थोड़े से अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि ये एंजाइम्स के एक्टिवेशंस और दूसरे फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो, अब हम लोग समझते हैं कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो जटिल फूड है जिसे हम माउथ के थ्रू लेते हैं ना, उससे वो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, ये काम कहाँ हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। तो इसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है। और ये प्रोसेस होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये कहाँ होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो यहाँ पे अभी आपको बताए थे ना, इसी सिस्टम में हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। और ये करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब तुम ही बताओ कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे शरीर में क्यों रिक्वायर्ड है, बताओ। क्योंकि हमारे सेल्स, बॉडी के सेल्स कुछ माइक्रोमीटर रेंज के होते हैं, बहुत छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। तो क्या ये जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खा रहे हैं, इसे क्या हमारे बॉडी के सेल्स कंज्यूम कर सकते हैं? ये जो छोटे छोटे से सेल्स जिनका डायमेंशन माइक्रोमीटर में होता है, क्या वो कॉम्प्लेक्स फूड को अपटेक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम इसको सिंपल छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हमारे सेल्स कंज्यूम कर सके, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं वो हो गया स्टार्च, प्रोटीन, फैट या लिपिड। इसे हम
हम खा रहे हैं, अब इसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, जैसे कि स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड्स में, और फैट या लिपिड कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। अब ये जो सिंपल फूड बना, इसे हमारा सेल्स यूज़ कर लेता है। इस कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खा रहे हैं उसे यूज़ नहीं करेगा, ये सिंपल फूड को हमारे बॉडी के सेल्स यूज़ कर लेते हैं। और ये कहाँ हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हो रहा है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। सबसे पहला स्टेज है इंजेशन, दैट इज़ खाने को माउथ के थ्रू ओरल कैविटी में लेना, उसे हम लोग इंजेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया डाइजेशन। डाइजेशन किसके द्वारा होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, डाइजेशन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू सिंपल फूड में कन्वर्ट किया है, उस खाने का हमारे ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाना। भैया ब्लड कैपिलरी में क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि ब्लड सप्लाई हर एक ऑर्गन तक होता है बॉडी में, हर एक ऑर्गन तक, यहाँ तक भी ब्लड का सप्लाई होता है, हर एक छोटे छोटे भाग में ब्लड का सप्लाई होता है। तो ब्लड को हम लोग खाना इसलिए दे देते हैं क्योंकि ये ब्लड पूरे बॉडी में बहता है और ब्लड के थ्रू वो खाना हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में जा सकता है, इसीलिए हम लोग खाना ब्लड को दे देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है, इससे हमारा खाना ब्लड कैपिलरी में जा रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अब इस ब्लड कैपिलरी से होता हुआ, ब्लड तो पूरे शरीर में बहता है, इसीलिए इस ब्लड कैपिलरी से होता हुआ खाना हमारा बॉडी के हर एक सेल्स के पास पहुंचता है, चाहे वो ब्रेन का सेल्स हो, चाहे वो हार्ट के सेल्स हो, चाहे बॉडी के किसी भी प्रकार का सेल्स हो, हर एक सेल्स के पास खाना किससे पहुंचता है, ब्लड के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, तो पहुंचने के बाद वो ग्लूकोज या फिर कोई भी डाइजेस्टेड फूड हमारे सेल्स पे जाएगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि ये जो सेल्स है इस खाने को ब्लड कैपिलरी से अपने अंदर लेगी। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ कि ब्लड कैपिलरी से खाना सेल्स में जाएगा, और दूसरा कि ये सेल्स उस खाने को यूटिलाइज कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो सेल्स है इस खाने को अपटेक करेगी, उसके बाद उस खाने से एनर्जी डिराइव करेगी। ये दोनों प्रोसेस को साथ में हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। ये एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपटेक बाय सेल्स, मतलब उस खाने को सेल्स अपटेक करेगी और उस खाने से एनर्जी निकालेगी, उस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। आई थिंक आपको एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन क्लियर हो गया होगा। बहुत कोई एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन क्लियर नहीं होता है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना डाइजेस्ट हो गया है वो तो ब्लड कैपिलरी में चला गया। अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो खाना मूव कर जाता है इलियम वाले पार्ट से इस पार्ट में, दैट इज सीकम वाले पार्ट में, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। अब जो खाना सीकम वाले पार्ट में मूव कर गया है ना, वो खाना अब हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो खाना वेस्ट हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ से खाना मूव करते करते ये रेक्टम वाले पार्ट में जाके स्टोर हो जाएगी। जैसे ही खाना इस वाले भाग में आता है, उस खाना का अब एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो मूव करते हुए कहाँ जाएगा, रेक्टम वाले पार्ट में जाएगा, और टेम्पोरेरी यहाँ पे खाना हमारा स्टोर होगा, और जब हमारे अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन आएगा, उस कंडीशन में हम लोग खाना को एक्सक्रीट आउट कर देंगे, एनएस के थ्रू खाना को हमारे बॉडी से बाहर निकाल देंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेक्शन या एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन या इजेक्शन कहाँ से होता है, हमारे एनएस के थ्रू होता है। आई होप कि आपको पांचों स्टेज क्लियर हो गया होगा डाइजेशन का, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन क्लियर हो गया होगा। देखो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल वो पार्ट है जहाँ पे हमारा खाना एक्चुअली मूव करता है, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। नली जिसमें खाना जा रहा है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। सबसे पहला होता है माउथ। माउथ में ऑब्वियसली बात है खाना जाता है। माउथ के क्या क्या पार्ट्स हैं, टीथ और टंग। ऑब्वियसली आप अपने माउथ में देखोगे तो टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं, तो माउथ में खाना जाता है। उसके बाद फूड पाइप में खाना जाता है, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, दैट इज ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है। अभी आपको बताए थे लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम, और अल्टीमेटली
जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है एनएस के थ्रू, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे खाना एक्चुअली मूव करता है वो पार्ट कहलाता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। अब उसके साथ एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होते हैं, मतलब ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इसके साथ कुछ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। मतलब देखो, माउथ के साथ एसोसिएटेड है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, माउथ के साथ एसोसिएटेड है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। देखो लेट सपोज करो ये माउथ का ओरल कैविटी है, ठीक है, ये ओरल कैविटी है जिसमें हमारा ऊपर साइड टीथ प्रेजेंट होगा और बीच में टंग प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा ओरल कैविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड इस प्रकार से बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जिनका सिक्रीशन माउथ के अंदर आता है, जिनका सिक्रीशन माउथ के अंदर आता है और ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स है ये डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, माउथ के साथ एसोसिएटेड सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब बताओ कि गैस कहाँ होता है, गैस तो पेट में होता है, यानी कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये स्टमक के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, ठीक है। फिर आते हैं लीवर और पेनक्रियाज। देखो ये आपका लीवर हो गया, ये पेनक्रियाज है, ठीक है। तो लीवर का सिक्रीशन और पेनक्रियास का सिक्रीशन मतलब जो वो बना के निकालते हैं उसे हम सिक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर का सिक्रीशन और पेनक्रियास का सिक्रीशन कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट में आता है, दैट इज ड्यूडेनम में आता है। तो यहाँ पे ड्यूडेनम में आपको किसका सिक्रीशन आ रहा है, लीवर और पेनक्रियास का सिक्रीशन आ रहा है। इनके सिक्रीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। क्लियर है। सिस्टम का दो पार्ट पढ़े हम लोग, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल है जहाँ पे हमारा खाना मूव करता है, दैट इज माउथ, सोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये क्या कहलाया, एलिमेंट्री कैनाल। उसके साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, माउथ के साथ एसोसिएटेड सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक के साथ एसोसिएटेड गैस्ट्रिक ग्लैंड और ड्यूडेनम वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में लीवर और पेनक्रियाज एसोसिएटेड होते हैं। मतलब ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में लीवर और पेनक्रियाज दोनों का सिक्रेशन आता है, ठीक है। तो एसोसिएटेड ग्लैंड क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम का हर एक ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं माउथ से। देखो माउथ एंटीरियर ओपनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का। आप ये एलिमेंट्री कैनाल जो आप देख रहे हो उसका एंटीरियर ओपनिंग क्या है, माउथ है। माउथ एक तरह का ओपनिंग है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी प्रेजेंट होता है जिसमें हमारा टीथ और टंग प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे माउथ लीड्स टू बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं उसको, उसमें टीथ और टंग प्रेजेंट होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद करना ये कि बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, बकल कैविटी या ओरल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है कि बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या सलाइवरी ग्लैंड, ऐसा नहीं है। देखो जैसे ये हो गया आपका बकल कैविटी, इसके बाहर प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड, ये एक सलाइवरी ग्लैंड है, ये और ये, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, इस बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है ना ये। तो इनका सिक्रेशन जो ये बनाते हैं वो रिलीज़ करते हैं इस बकल कैविटी में, किसके थ्रू, एक डक्ट के थ्रू, एक नली के थ्रू रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड बाहर प्रेजेंट होता है, उनका सिक्रेशन बकल कैविटी में आता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से टीथ और टंग को डिटेल में पढ़ेंगे। टीथ के स्टडी को हम लोग ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, टीथ के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। एक अडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ्स होते हैं, 32 दांत होते हैं एक अडल्ट इंसान में, और 4 अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं। ये 32 दांत 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, दैट इज इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। तो ये आपका दांत यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ दिखाता है ओरल कैविटी में, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपका दांत प्रेजेंट होता है ऊपर और नीचे। देखो यहाँ पे बीच वाले सेक्शन को कट किए हैं, मतलब इसको अलग करके दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट अलग करके दिखा रहे हैं। तो ये बीच वाले पार्ट से आप देखना, यहाँ पे जो 2 दांत दिखेगा, बीच वाले पार्ट से जो 2 दांत दिखेगा उसे हम इंसीजर कहते हैं। या फिर आप ऐसे सोचो, जो केनाइन्स टीथ जो बहुत ज़्यादा शार्प होती है उसके आगे जो 2 दांत है वो इंसीजर होते हैं एक साइड के। मतलब अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो इस साइड के 2 इंसीजर इधर हो गए, 2 इंसीजर इधर हो गए, ठीक है। तो टोटल ऊपर में कितना इंसीजर प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। नीचे कितना प्रेजेंट होगा, जितना ऊपर प्रेजेंट होगा उतना ही नीचे प्रेजेंट होता है, दैट इज़ 4। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इंसीजर 8 नंबर में होते हैं। फिर होते हैं कैनाइन्स,
जो कि 4 नंबर में होते हैं। आप देख सकते हो ये जो सबसे शार्प टीथ आपको दिख रहा है वो कैनाइंस होते हैं, तो हर एक साइड पे एक एक प्रेजेंट होगा, तो ओवरऑल 4 कैनाइंस होते हैं। प्रीमोलर्स कैनाइंस के बाद आते हैं प्रीमोलर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कैनाइंस के पीछे आप फील करना, जो 2 दांत आपको दिखेगा वो प्रीमोलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसे कितना नंबर में होगा, अगर एक साइड ये कितना नंबर में प्रेजेंट होगा, अगर एक साइड ये 2 प्रेजेंट है तो सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब इधर जितना प्रेजेंट है उतना इधर होगा, दैट इज इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, इसके नीचे भी 2 होगा और इधर भी 2 होगा। अगर एक साइड 2 है तो टोटल मिला के कितना हो गया, 8 हो गया। और मोलर्स होते हैं 12 नंबर में। देखो प्री मोलर्स के बाद 3 मोलर्स होते हैं, किन्हीं में लास्ट मोलर्स अभी नहीं आया होगा। आप देखना प्री मोलर्स के बाद 3 अगर आपको फील हो रहा है तो मतलब आप में आया हुआ है मोलर का लास्ट मोलर आप में आया हुआ है। अगर नहीं फील हो रहा तो इट मीन्स कि आपके पास 2 ही मोलर्स हैं एक साइड पे। तो एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में मोलर्स 3 प्रेजेंट होते हैं, एक साइड में 3, इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। तो चारों साइड के मोलर्स कितने हुए, 12 हुए, ठीक है। तो 4 अलग अलग प्रकार के टीथ क्या हुए, इंसिजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसिजर कितने होते हैं, 8, कैनाइंस कितने होते हैं, 4, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 8 और मोलर्स कितने होते हैं बताओ, 12 होते हैं टोटल, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और देखो इंसिजर को कटिंग ऑफ फूड बोलते हैं, मतलब इंसिजर हेल्प करता है फूड को कट करने में, या कोई भी चीज़ को अगर बाइट करते हैं तो इंसिजर से ही हम बाइट करते हैं। और कैनाइंस को हम लोग टीयरिंग टीथ बोलते हैं, ये चीड़ फाड़ में हेल्प करते हैं, ये चीड़ फाड़ करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कार्निवोर्स जो होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनमें ये कैनाइंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो वो जो कैनाइंस है ना, ये सबसे ज़्यादा डेवलप किस में दिखेगा आपको, कार्निवोर्स में दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कार्निवोर्स को क्या बोलते हैं, टीयरिंग टीथ बोलते हैं। प्री मोलर्स हेल्प करते हैं ग्राइंड करने में। अब जो खाना आप खाए हो उसे ऐसे ऐसे ग्राइंड करने में कौन हेल्प करता है, ये प्री मोलर्स। और मोलर्स क्या करते हैं, ग्राइंड करने में प्लस मिक्स करने में, दोनों हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, क्वेश्चन ये फ्रेम होगा कि कौन सा ऐसा टीथ है जो कार्निवोर्स, जो मांसाहारी जीव में सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। तो आपने देखा होगा लायन, टाइगर, वो सब का कि दांत जो कैनाइंस है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है उनमें। तो ये कैनाइंस सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं कार्निवोर्स में। क्लियर है, सबका नंबर भी क्लियर हो गया होगा। जो टीथ बच्चों में देखने को मिलते हैं वो होते हैं प्राइमरी टीथ, जो अडल्ट में देखने को मिलते हैं वो होते हैं एडल्ट टीथ, ठीक है। तो प्राइमरी टीथ बच्चों में देखने को मिलते हैं और सेकेंडरी टीथ अडल्ट में देखने को मिलते हैं। प्राइमरी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं। टेम्परेरी टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बाद में रिप्लेस हो जाते हैं सेकेंडरी टीथ से, ठीक है। टेम्परेरी टीथ, डेसिडुअस टीथ, वो चीज़ झड़ जाता है उसके लिए शब्द यूज होता है डेसिडुअस, इसीलिए इसे हम डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, ठीक है। तो जो बच्चों में दांत देखने को मिलते हैं वो होते हैं टोटल 20, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अडल्ट में टोटल 32 टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से ऐसे दांत हैं जो बच्चों में नहीं देखने को मिलते हैं, ये एक अडल्ट का टीथ हम ड्रॉ किए थे उस समय। देखो अडल्ट टीथ से अगर कंपेयर करें एक बच्चे की दांत को, तो बच्चे की दांत में ये प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। अब एक साइड में प्री मोलर 2 है तो इस साइड में भी 2 होगा, इस साइड में भी 2, इस साइड में भी 2, क्योंकि सिमेट्री से अगर देखें कि हम जानते हैं कि हमारा अपर जो का ये हाफ इस हाफ से मैच करता है, लोअर जो का ये हाफ इस हाफ से मैच करता है, प्लस ये और ये भी मैच करता है, मतलब बिल्कुल सिमिलर होता है ये दोनों पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है। तो टोटल कितने दांत हैं जो बच्चों में एब्सेंट होते हैं, ये सारे के सारे प्री मोलर्स एब्सेंट होंगे बच्चों में, प्लस ये मोलर वाला भी जो लास्ट मोलर होता है ना वो भी बच्चों में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर एक साइड से 3 दांत एब्सेंट है, दैट इज 2 प्री मोलर और 1 मोलर अगर एक साइड से एब्सेंट है, तो टोटल चारों साइड में अगर मिला के देखोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 दांत ऐसे हो जाएंगे। टोटल मिला के टोटल 12 दांत ऐसे होते हैं जो बच्चों में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल द प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर्स। क्लियर है। अगर एक अडल्ट टीथ से अगर आप एक बच्चे के टीथ को कंपेयर करोगे तो इंसिजर अडल्ट में 8 थे तो बच्चों में भी 8 है, कैनाइंस 4 थे बच्चों में भी 4 है, प्री मोलर्स 8 थे क्योंकि एक साइड में 2 है तो चारों साइड में अगर आप देखोगे तो टोटल 8 होंगे। यहाँ पे प्री मोलर्स बच्चों में एब्सेंट होते हैं, मोलर्स 12 है और हम आपको बताएं कि हर एक साइड से लास्ट वाला जो मोलर्स है वो एब्सेंट होगा। इट मीन्स कि अगर चारों साइड देखें तो 4 दांत एब्सेंट होगा तो 12 - 4 करोगे तो 8 हो जाएगा। बच्चों में क्या एब्सेंट होता है, और सारे प्री मोलर्स और लास्ट मोलर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा दांत है जो 2 बार आता है, ठीक है। मतलब बच्चों में भी वो दांत प्रेजेंट होता है और बाद में बड़ों में भी वो दांत प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन से ऐसे दांत हैं यहाँ पे देखो,
देखो प्री मोलर्स तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्री मोलर्स एक ही बार आ रहा है, चाइल्ड में प्री मोलर्स एब्सेंट है, तो ये दांत तो एक ही बार आ रहा है। आठों के आठों इंसिजर झड़ जाएंगे और वापस से इंसिजर आ जाएगा। ये केनाइन चारों के चारों झड़ जाएंगे और वापस से केनाइन आ जाएगा। प्री मोलर्स तो इनमें एब्सेंट है और इनमें प्री मोलर्स 8 है, मतलब कि प्री मोलर्स तो एक ही बार आया। हम यहाँ सवाल उठा रहे थे कि कौन सा ऐसा दांत है जो 2 बार आता है, तो प्री मोलर्स तो उसमें नहीं होगा। और 8 मोलर्स यहाँ प्रेजेंट है, तो बाद में जाके 12 मोलर्स हो गया, मतलब कि लास्ट मोलर इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो कौन सा ऐसा दांत है जो 2 बार आया? ऑब्वियस सा बात है, ये सारे के सारे दांत जो बच्चों में प्रेजेंट है वो वापस से बड़ों में आते हैं। ठीक है, वो वापस से बड़ों में आते हैं, इसलिए टोटल टीथ कितना 2 बार आते हैं। जितने बच्चों में टीथ प्रेजेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे बड़ों में वापस से आते हैं, इसलिए टीथ अपीयर ट्वाइस में 20 है, क्योंकि बच्चों में 20 दांत है और अडल्ट में वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, तो टोटल 20 दांत ही होगा। और कौन सा ऐसा दांत है जो एक बार आता है? एक बार कौन आ रहा है? प्री मोलर्स बच्चों में एब्सेंट है और लास्ट मोलर भी एब्सेंट है, जो बड़ों में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि यही वो दांत है जो एक बार ही लाइफ में आते हैं, अडल्ट स्टेज में वो दांत आते हैं, इसलिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। अगर सारे मोलर्स देखोगे तो एक साइड पे मोलर 2 है, तो चारों साइड पे 8 हो जाएगा, प्लस लास्ट मोलर 1 1 1 1 8 9 10 11 12 हो गया, तो टोटल दांत एक बार आने वाला दांत होता है टोटल 12। क्लियर है? ये अपर वाले जो का हाफ पार्ट डिवाइडेड बाय लोअर वाले जो का हाफ पार्ट, उसे हम डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब ये आप 2102 देख रहे हो ना, ये इधर का सीक्वेंस बता रहा है, मतलब अपर जो का ये आधा सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 2102, ठीक है, और ये लोअर जो का ये हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है उसके नीचे लिखा हुआ, जब डिवाइड के बाद जो लिखा हुआ है ना, वो लोअर हाफ का टीथ का अरेंजमेंट शो कर रहा है इन द ऑर्डर ऑफ आई सी पी एम एंड एम। मतलब कि ये इंसिजर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोलर्स, ये इंसिजर, ये कैनाइन, ये प्री मोलर, ये मोलर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब डेंटल फॉर्मूला उसे कहते हैं, पर जो का हाफ टीथ का अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय लोअर जो का हाफ टीथ का अरेंजमेंट, अपर जो का हाफ टीथ का अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय लोअर जो का हाफ टीथ का अरेंजमेंट को हम लोग डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर है? देखो, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जो इन द ऑर्डर ऑफ आई सी पी एम एंड एम, और यहाँ पे आई सी पी एम एम क्या है? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स है। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला, एक बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? मतलब कि एक बच्चे में ये कितने टीथ प्रेजेंट होंगे उसका नंबर का ऑर्डर डिवाइडेड बाय लोअर जो में कितने प्रेजेंट होंगे उसका नंबर का ऑर्डर। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ऊपर जितने टीथ प्रेजेंट होते हैं जिस ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में नीचे भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सिमेट्रिसिटी तो ऊपर नीचे दोनों में देखने को मिलता है ना, ऊपर हाफ जो में और लोअर हाफ जो में दोनों में सिमेट्री देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग डिवाइडेड के बाद जो नंबर लिखते हैं वो ऊपर वाले नंबर से सिमिलर होता है। ठीक है, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला अगर देखें तो अपर हाफ में 2 2 1, और हम लोग बोले थे कि प्री मोलर्स बच्चों में एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, क्योंकि ऑर्डर तो आई सी पी एम और एम है, और पी एम यहाँ पर एब्सेंट होता है, दैट इज़ प्री मोलर्स बच्चों में एब्सेंट होता है, और मोलर्स में भी जो लास्ट मोलर होता है वो बच्चों में एब्सेंट होता है, इसलिए 2102 अपॉन जितना ऊपर का जिस प्रकार का अरेंजमेंट होगा उसी प्रकार से नीचे का भी अरेंजमेंट होगा, तो 2102 अपॉन 2102 हो गया डेंटल फॉर्मूला एक चाइल्ड का। ठीक है, अब अडल्ट की डेंटल फॉर्मूला बात करें, अडल्ट के डेंटल फॉर्मूला का, तो 2123 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्री मोलर्स 2 तो प्रेजेंट होते हैं अडल्ट में और मोलर्स 3 प्रेजेंट होते हैं, तो 2123 डिवाइड बाई 2123 डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा एक अडल्ट का। ठीक है, अब डेंटल फॉर्मूला एक 18 साल के बच्चे का क्या होगा बताओ? 18 साल के बच्चे में क्या लास्ट मोलर प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली नहीं, उनमें लास्ट मोलर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर जनरली बात किया जाए तो 18 साल के बच्चे में लास्ट मोलर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा 2122 डिवाइडेड बाई 2122, क्योंकि इनमें इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स तो अडल्ट के जैसे ही होंगे, बस इनमें लास्ट मोलर्स एब्सेंट होंगे। क्लियर है? अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन टीथ देखने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है क्या क्या फीचर्स होते हैं ह्यूमन टीथ का। जैसे अगर कोई बोले कि मेरा क्या फीचर है, तो मेरे आँख कैसे है, मेरा कान कैसा है, मेरा स्किन टोन कैसा है, मेरा हेयर्स कैसे है, ये सारे एक ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक हम डिफाइन कर सकते हैं, एक इंसान का कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। उसी प्रकार से टीथ का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला हमारा टीथ डायफायोडेंट होता है। डायफायोडेंट मतलब ऐसे दांत जो 2 बार आते हैं उसे हम डायोफायोडेंट बोलते हैं। तो डायोफायोडेंट का मतलब होता है कि जो लाइफ में 2 बार आते हैं उसे हम डायोफायोडेंट बोलते हैं। हम जानते हैं कि पहले प्राइमरी टीथ देखने को मिलता है बच्चों में, फिर बाद में अडल्ट टीथ या सेकेंडरी टीथ देखने को मिलता है। तो हमारे दांत 2 बार अपीयर होते हैं लाइफ में, इसीलिए डायोफायोडेंट हमारे टीथ को बोला जाता है।
ठीक है। अब बोलते हैं हेट्रोडोंट किसको बोलते हैं। हेट्रोडोंट मतलब कि हमारा टीथ का शेप और साइज़ तो अलग अलग है। मतलब अगर इंसिजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर को आप देखो तो इंसिजर का शेप अलग है। देखो अब ये डायग्राम बनाए थे, जैसे इस प्रकार से अगर इंसिजर है तो केनाइन इस प्रकार से है, प्री मोलर्स इस प्रकार से है और मोलर्स इससे थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो हर दांत को आप देख लो यहाँ पे अलग अलग शेप और साइज के होने की वजह से हमारे टीथ को हेट्रोडोंट कहा जाता है। ठीक है, ठीकोडोंट का मतलब होता है कि अपर जबड़ा और लोअर जबड़ा के अंदर हमारे टीथ धसे हुए होते हैं, इसीलिए हम टीथ को ठेकोडोंट बोलते हैं। मतलब अगर आप अपर जबड़ा बनाओ तो इस प्रकार से जबड़े में इस प्रकार से सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं। सॉकेट मतलब इस तरह से गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर हमारा दांत इस प्रकार से धसा हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर धसा हुआ होता है। ये हमारा दांत है और ये अपर जो है, तो हमारा दांत इस अपर जो के इस सॉकेट के अंदर धसा हुआ होता है, उसी प्रकार से लोअर जो के सॉकेट्स के अंदर धसा हुआ होता है, इसीलिए हम इसे ठेकोडोंट कहते हैं। ठीक है, तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट और ठेकोडोंट। अभी हम जो डायग्राम बनाए थे उसमें आप देखोगे कि लास्ट मोलर ड्रॉ किए थे। अडल्ट टीथ में जो लास्ट मोलर होता है उसे हम विजडम टीथ बोलते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में अकल की दांत कहा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें वो अकल का दांत आ गया इसका मतलब उसमें बहुत अक्ल है। अकल से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, बस ऐसा एक मैच्योरिटी के बाद ये दांत आता है, इसीलिए हम इसे अकल की दांत कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, तो विजडम टीथ को अकल का दांत कहा जाता है। ये लास्ट मोलर होता है, तो हर एक साइड पे एक होगा, इधर वाला लास्ट मोलर, इधर वाला, नीचे वाला और इधर वाला, तो सब मिला के कितना हो गया, 4 हो गया नंबर। ठीक है, तो इसका नंबर कितना होता है, 4 होता है। ये 18 से 20 साल के बाद आते हैं। 18 से 20 साल के बाद कभी भी आ सकते हैं ये, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपियर्स आफ्टर 18 to 20 ईयर्स। ये एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि वो हमारे शरीर में प्रेजेंट तो है बट उनका एज सच कुछ फंक्शन नहीं है हमारे शरीर में। ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। एक और वेस्टिजियल ऑर्गन आगे पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी ये याद रखना कि विजडम टीथ एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमारे शरीर में प्रेजेंट है, लेकिन उसका कोई एज सच फंक्शन नहीं है। क्लियर है। देखो, अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कॉम्पोजिशन ऑफ टीथ क्या होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ टीथ का मतलब कि हमारा दांत किससे बना हुआ है, तो हमारा दांत इनेबल से बना हुआ होता है। ठीक है, इनेबल से बना होता है। आप अगर दांत देखोगे तो उसमें जो वाइट वाला अपीयरेंस आपको दिखेगा, जो आप दांत देखते हैं तो उसमें जो वाइट पार्ट होता है वो इनेबल से बना हुआ होता है। और इनेबल को हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, इनेमल होता है। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये जो बेसिकली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये किस चीज़ से बना हुआ है। ये बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। ठीक है, किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है हमारा दांत। एक चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इनेमल में पानी प्रेजेंट होता है, तो बोला नहीं, इनेमल में 1% पानी नहीं प्रेजेंट होता है, याद रखना। ठीक है, तो हमारा दांत किससे बना हुआ है, इनेमल से बना हुआ है। और इनेमल किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, और इनमें बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लोरोसिस किसको कहते हैं, फ्लोरोसिस मतलब होता है कि दांत का पीला पड़ जाना ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन वाटर। पानी में एक्सेस फ्लोरीन के वजह से दांत का पीला पड़ना को हम बोलते हैं फ्लोरोसिस। देखो, वाटर में एक ऑप्टिमम लेवल में एक नियमित मात्रा में फ्लोराइड का ज़रूरत होता है, एक नियमित मात्रा में फ्लोरीन का ज़रूरत होता है। लेकिन अगर उस ऑप्टिमम लेवल से, उस नियमित मात्रा से अगर अबव हो गया फ्लोरीन का लेवल अगर पानी में, तो उस पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं या खारा पानी बोलते हैं उस पानी को। ठीक है, और वो पानी कंज्यूम करने से हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो खारा पानी को ज़्यादा टाइम तक अगर कंज्यूम करोगे तो हमारे दांत येलो हो जाएंगे, और उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि फ्लोरोसिस हो गया। पढ़ने वाले हैं टंग। तो टंग एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन होता है। किस प्रकार से टंग होता है, इस प्रकार से हमारा टंग प्रेजेंट होता है। तो इसमें कोई आप बोन जैसा कुछ चीज़ तो फील नहीं करते हो, ठीक है ना, तो इसलिए ये एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर ये टंग का सरफेस है तो इनमें जो ब्लैक डॉट बना है वो टंग का बर्ड्स, मतलब कि वो टेस्ट बर्ड्स है। अगर ये टंग का सरफेस अगर हमने ड्रॉ किया है
इस प्रकार से, तो इनमें जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स है वो टेस्ट बड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन्स से। तो ये सारे किससे कनेक्टेड होते हैं? न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होते हैं, और ये न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं ब्रेन को। ये न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं ब्रेन को। ब्रेन को सिग्नल सेंड करने की वजह से हमें पता चलता है कि अरे भैया ये तो सॉल्टी टेस्ट है, ये तो मीठा टेस्ट है, ये खट्टा टेस्ट है। तो टेस्ट हमें पता कैसे चलता है? क्योंकि ये टेस्ट बड का कनेक्शन न्यूरॉन्स से होता है, और ये न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, इसीलिए हमें किसी भी टेस्ट का अनुभव होता है, ठीक है। तो सब पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये टंग बेसिकली कनेक्टेड होता है एक पीछे अंदर की साइड एक हड्डी प्रेजेंट होता है गले के पास, जिसे हम हायोइड बोन बोलते हैं, उससे हमारा टंग अटैच होता है। ध्यान से सुनना, टंग एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है, वो अटैच होता है एक हड्डी से जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं, ठीक है। तो ये हायोइड बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टंग हमारे किस हड्डी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा टंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि आपको पहले बताए थे। इनका सिक्रीशन जो ये बनाते हैं वो रिलीज होता है बक्कल कैविटी के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा, ये टोटल 6 नंबर में होते हैं, मतलब इनका टोटल नंबर 6 होता है। 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका नंबर 6 होता है। मतलब अगर 3 अलग अलग प्रकार के हैं तो हर प्रकार 2 नंबर में होगा, मतलब इसका संख्या 2, इसका संख्या 2 और इसका संख्या 2 होगा, ठीक है। क्लियर है? तो देखो ये क्या करता है, 3 पेयर में होता है। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में होता है, टोटल नंबर इसका 6 होता है। 3 प्रकार का होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबल ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कान के पास प्रेजेंट होता है, ये कान के पास यहाँ पर दोनों साइड में, एक इधर साइड में एक इधर साइड में प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो इसका भी संख्या 2 होगा, कान के पास प्रेजेंट होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। याद रखना, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो कान के पास प्रेजेंट है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। दूसरा होता है सबमैंडिबल ग्लैंड। सबमैंडिबल, अभी देखो, सबमैंडिबल ग्लैंड, मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा का नाम है, मैंडिबल नीचे वाले जबड़ा का नाम है, और सब का मतलब होता है नीचे। तो सबमैंडिबल मतलब नीचे वाले जबड़े, जिसे हम मैंडिबल बोलते हैं, उसके नीचे प्रेजेंट होता है एक सलाइवरी ग्लैंड, जिसे हम सबमैंडिबल ग्लैंड बोलते हैं। 70 to 75% सलाइवा बनाता है। अब देखो, इस बात से आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि आप अगर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड सिर्फ पढ़े हो और ये नहीं पढ़े हो कि कौन सबसे ज़्यादा सलाइवा बना रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वही सबसे ज़्यादा सलाइवा बनाता होगा। बट ऐसा नहीं है, जो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो सबसे ज़्यादा सलाइवा नहीं बना रहा है। ये सबमैंडिबल ग्लैंड जो नीचे वाले जबड़े के नीचे प्रेजेंट है, 2 पेयर में प्रेजेंट होता होगा यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा सलाइवा बनाते हैं। देखो यहाँ पे 70 to 75% सलाइवा सबमैंडिबल ग्लैंड बनाता है। सबलिंगुअल ग्लैंड, देखो लिंगवा या फिर लिंगुअल शब्द यूज होता है टंग के लिए। सब मतलब नीचे, लिंगवा मतलब टंग, मतलब कि टंग के नीचे भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड, जो नंबर में 2 होता है। और ये क्या करता है, बस नंबर में 2 होता है, ठीक है। तो टंग के नीचे भी एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो नंबर में 2 होता है, ठीक है। तो कितने प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड हुए? 3 प्रकार के हुए। टोटल नंबर कितना होता है? 6 होता है। कौन कौन से 3 हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबल ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सलाइवा बना रहे हैं, जिसको दूसरे शब्दों में सलाइवरी जूस कहते हैं। 1 से 1.5 लीटर बनता है प्रतिदिन। कोई पूछेगा कि सलाइवा कितना बनता है माउथ में? 1 से 1.5 लीटर बनता है। अब देखो इस स्लाइड से क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है। सबसे पहले टंग किससे कनेक्टेड होता है? हायोइड बोन से कनेक्टेड होता है। एक दिन में सलाइवा कितना बनता है? 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर बनता है। कितने संख्या में कितने सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं और कौन सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, कौन सबसे ज़्यादा सलाइवा बनाता है, ये सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस स्लाइड से। अभी हमने जो सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े वो सलाइवा बना रहे थे या सलाइवरी जूस बना रहे थे, ठीक है। तो उस सलाइवरी जूस या सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सलाइवा या सलाइवरी जूस का सबसे पहले पीएच कितना होता है? देखो कोई भी लिक्विड या किसी भी चीज़ का पीएच होता है 7 पीएच अगर है तो वो एक न्यूट्रल पीएच होता है, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि पीएच 7 है, मतलब उस चीज़ का पीएच क्या है? न्यूट्रल है। अगर 7 से ज़्यादा हो, 14 तक, 7 से लेकर 14 तक अगर किसी का पीएच गिवन है, मतलब वो एल्कलाइन या बेसिक नेचर का है। वो किस नेचर का है? बेसिक, या उसे दूसरे शब्दों में एल्कलाइन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगर 7 से 0 के बीच में, 7 से 0 के बीच में अगर किसी का पीएच है तो उसे हम कहते हैं वो एसिडिक नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो 6.8 7 से थोड़ा कम है, इसलिए हम बोलते हैं इसका नेचर स्लाइटली एसिडिक होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो सलाइवा या सलाइवरी जूस का नेचर क्या होता है,
ये एसिडिक प्रकार का होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है क्योंकि 7 से थोड़ा ही कम है, दैट इज 6.8 है। क्लियर है? देखो उनमें 99% वाटर प्रेजेंट होता है। अब अभी आपने देखा था किसमें पानी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था, बताओ? इनेमल में पानी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे वाटर 99% प्रेजेंट है। किसमें? सलाइवा या सलाइवरी जूस में 99% तो पानी प्रेजेंट होता है। 1%, अब जो 1% बचा उसमें क्या प्रेजेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1% में आयंस प्रेजेंट होते हैं। कुछ आयंस हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि Na+, K+, Cl- बाइकार्बोनेट आयंस। ये सारे आयंस हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं और सबका कुछ ना कुछ रोल होता है। रोल अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, बस आप याद रखना कि हमारे सलाइवा में कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि Na+, K+, Cl- बाइकार्बोनेट आयन, दैट इज HCO3-, इसको ही हम लोग बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। तो कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं और इनमें 1% में, इसी 1% में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? एक होते हैं सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोसोम। अब देखो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमने आपको पढ़ाया था, उनमें एक सेल ऑर्गेनेल्स आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम। उसमें क्या पढ़ा होगा? लाइसोसोम। तो आपको इस चीज़ से कंफ्यूज कर सकता है, उसमें आपने पढ़ा था लाइसोसोम, तो आप इसमें और इस लाइसोजाइम में कंफ्यूज हो सकते हो। देखो यहाँ पे लाइसोसोम है, जोम का मतलब होता है बॉडी, बॉडी ये एक तरह का सेल ऑर्गेनेलिस है। सेल ऑर्गेनेलिस मतलब सेल के अंदर कुछ बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, उसे हम सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लाइसोसोम, ठीक है। और यहाँ पे लाइसोजाइम है। जाइम शब्द का देखो, लाइसोजाइम शब्द एंजाइम से नहीं रिलेटेड आपको लग रहा है। देखो एंजाइम के लास्ट में भी जाइम होता है और कि लाइसोसोम के लास्ट में भी जाइम है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि एंजाइम के लास्ट में जाइम है और इसमें जाइम है, मतलब कि ये एक प्रकार का एंजाइम है। और ये लाइसोसोम, जोम मतलब एक बॉडी है, तो सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाला एक बॉडी है, एक सेल ऑर्गेनेलिस है। तो ये दोनों में डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लेना। आपको देखो क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज करेगा, बोले कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, उसमें आपको लाइसोसोम और लाइसोजाइम दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना अपने माइंड में। ये क्या करता है, लाइसोजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया को मारता है जो खाने के साथ हम गलती से ले लेते हैं। अगर तुम बिना हाथ धोए खाओगे तो कुछ बैक्टीरिया जो हमारे फूड के थ्रू आ जाते हैं हमारे शरीर में, तो उसको किल करने का काम होता है, तो उसको किल करने का काम होता है इस लाइसोजाइम का, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को मारता है जो खाने के साथ आ जाते हैं। क्लियर है? तो आप बोलोगे कि जब ये सारे बैक्टीरिया जो हम खा रहे हैं, जो फूड के साथ गलती से आ गया जो बैक्टीरिया, वो सारा अगर ये लाइसोजाइम उसको नष्ट कर ही दे रहा है तो हम लोग डरे कि हम लोग हाथ नहीं धो के खाएंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो लाइसोजाइम है वो एक स्पेसिफिक प्रकार का बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार के होते होंगे, बैक्टीरिया का अलग अलग स्ट्रेन होता है और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उनमें कुछ बेसिकली इसी एक तरह के बैक्टीरिया को मारता है, सारे प्रकार के बैक्टीरिया को नहीं मारता लाइसोसोम। ये कुछ हाथ प्रकार के बैक्टीरिया को मार देता है ये लाइसोसोम, इसीलिए हाथ धो के ही खाएं कृपया, ठीक है। तो लाइसोसोम क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन का काम क्या है? इसका रोल होता है फूड को डाइजेशन करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में ये सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन का रोल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमने खाना खाया है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है कि आप खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया अपने फूड के साथ, उसका डाइजेशन आपके ओरल कैविटी में ही हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट आपने अपटेक किया है उसका पार्शियल डाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज हो जाता है। तो ये ऐसा एंजाइम है जो हेल्प कर रहा है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज को दूसरे शब्दों में हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, और वो किस में हेल्प कर रहा है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कर रहा है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो हमने अपटेक किया है कार्बोहाइड्रेट, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज स्टार्च है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं, ठीक है। जो हम लोग खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ? स्टार्च हुआ। तो स्टार्च को अगर हमने अपटेक किया है तो माउथ में पार्शियली स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ pH 6.8, ठीक है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि pH 6.8 है यहाँ पर, इसी स्पेसिफिक pH पे ही ये एंजाइम काम करता है, दैट इज़ सलाइवरी एमाइलेज। ये इसके लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, बॉडी में प्रेजेंट जितने भी एंजाइम्स आप अलग अलग जगह पे पढ़ोगे वो सारे उसी कंडीशन में ही सिर्फ काम करते हैं। अगर आप उसके कंडीशंस को चेंज कर दोगे तो उस दूसरे कंडीशन में वो
सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो डीनेचर हो जाएंगे, मतलब वो ख़राब हो जाएंगे वो एंजाइम्स। अगर इस एंजाइम को इस पीएच के लिए बनाया गया है, इस सलाइवरी अमाइलेज को इस पीएच के लिए बनाया गया है, दैट इज 6.8 पीएच के लिए बनाया गया है, तो इस पीएच में ही वो एक्टिवली काम करेगा, वो एंजाइम इसी पीएच के लिए एक्टिवली काम करेगा। उसी प्रकार से स्टमक में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसको अगर शिफ्ट कर दोगे माउथ में, तो माउथ में उसको कुछ ना होने का है, वो डीनेचर हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा वो एंजाइम्स, वो माउथ में वो एंजाइम्स काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्टमक के एंजाइम स्टमक में ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन, जिसका पेज होता है 6.8, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्च पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है। देखो स्टार्च अगर कंप्लीट डाइजेस्ट होगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। लेकिन क्या आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्टार्च कंप्लीट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। स्टार्च एक डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है स्टार्च, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन हुआ है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% स्टार्च कन्वर्ट हुआ है माल्टोज में, मतलब कि आप जो खाना खाए हो उसका 30% ही कन्वर्ट हुआ है माल्टोज में। पूरा का पूरा खाना में जितना स्टार्च प्रेजेंट था उसका 30% स्टार्च ही सिर्फ माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है। अभी भी 70% स्टार्च वैसे का वैसे ही प्रेजेंट होता है माउथ में, और वैसे का वैसे ही पास होता है इसोफेगस में या फूड पाइप में पास होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि स्टार्च पार्शियल डाइजेस्ट होता है, क्योंकि आप ग्लूकोज तो देख नहीं रहे हो, यहाँ पे माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए पार्शियल डाइजेस्ट होता है। दूसरा पॉइंट, स्टार्च कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता है, 70% स्टार्च के फॉर्म में ही पास हो जाता है इसोफेगस में, 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखो रोटी को देर तक चबाने से मीठा क्यों लगता है? अब अगर रोटी बहुत देर तक माउथ में चबाते रहते हो तो आपको मीठा क्यों लगता है? क्योंकि माउथ में स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, 30% स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, और ये माल्टोज टेस्ट में मीठा होता है। इसीलिए आप रोटी को देर तक चबाओगे तो स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो माल्टोज की वजह से आपको रोटी का टेस्ट मीठा लगने लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? ड्यू टू माल्टोज, ठीक है। माउथ में किसका डाइजेशन हुआ है? अभी आप पढ़े कि आपने क्या क्या इंटेक किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या लिपिड, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का इंटेक किया था। अभी माउथ में आपने किसका डाइजेशन पढ़ा है? अभी अपने माउथ में किसका डाइजेशन पढ़ा है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का क्या आपने कंप्लीट डाइजेशन पढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, क्या माउथ में कंप्लीट डाइजेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट का? नहीं। माउथ में किसका डाइजेशन हुआ है? कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हुआ है? पार्शियल डाइजेशन किसका हुआ है पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट का हुआ है। क्या आपने जो खाने के साथ प्रोटीन और फैट कंज्यूम किया है, क्या उसका डाइजेशन माउथ में होता है? बिल्कुल भी नहीं। फैट या लिपिड वैसे का वैसे ही पार हो जाते हैं आपके फूड पाइप में, उसका कोई भी डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका डाइजेशन हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का। ये याद रखना, यहाँ पे प्रोटीन का और लिपिड का बिल्कुल भी डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है माउथ में। अब हम लोग देखते हैं एक टर्म है बोलस, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बोलस क्या होता है। तो माउथ में आपने पूरा अच्छे से चबाया, ठीक है। चबाने के बाद आपने जिस खाने को पार कर रहे हैं आप माउथ में कंप्लीट चबाने के बाद जिस खाने को आप पार करते हो उस खाना को हम लोग बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो माउथ में डाइजेशन होने के बाद जो खाना पार होता है इसोफेगस में, उसे क्या बोल रहे हैं? बोलस बोल रहे हैं। अब इस बोलस में क्या क्या चीज़ डाइजेस्टेड है, क्या क्या चीज़ डाइजेस्टेड नहीं है? इसमें पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्टेड है, प्लस इसमें अनडाइजेस्टेड मतलब जिसका बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं हुआ है, प्रोटीन प्लस लिपिड है, ठीक है। तो किसका डाइजेशन हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है, इसलिए इस बोलस में पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होंगे बोलस में। क्लियर है? देखो अब यही बोलस पास हो जाएगा एज सच फूड पाइप में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोलस किसे कहते हैं? बोलस माउथ में डाइजेस्ट खाने को जो इसोफेगस में हम पार करते हैं उसे हम बोलस कहते हैं। उनमें पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट होता है और बिल्कुल भी डाइजेस्टेड नहीं, बिल्कुल भी अनडाइजेस्टेड फॉर्म में प्रोटीन और लिपिड्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक?